बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, मैं आज के मेन टॉपिक की जानिब आऊँ उससे पहले एक फ़नी सी डेवलपमेंट है जो अब से कोई 2 घंटे पहले तक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी मेरे लिए। वो ये थी कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ केपी चैप्टर जो है उसको बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, क्योंकि आज एक नई सियासी जमात मार्ज़ वजूद में आ गई और परवेज़ खटक साहब, महमूद खान साहब, साबिक़ा वज़राए आला जो थे केपी के दोनों, उन्होंने मिलकर एक सियासी जमात का आगाज़ किया जिसका नाम उन्होंने रखा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्लियामेंटेरियन। उन्होंने कहा जी कि साबिका जो MPs हैं 57 के करीब हमारे पास उनकी हिमायत हासिल है। 57 अरकान असम्बली जो साबिका हैं वो हमारे साथ हैं। वो स्टोरी डेवलप होती गई और उसके साथ साथ जो लोग मीटिंग में मौजूद थे उनकी भी उसके बाद डिटेल्स आती रही कि हम भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, हम परवेज़ खटक साहब या महमूद खान साहब की नई सियासी जमात का हिस्सा नहीं है। उनकी थोड़ी सी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ। यू वुड बी एस्टॉनिश्ड और आप इंजॉय करेंगे उन डिटेल्स को। कामरान ये ज़िया बंगश साहब साबिका वज़ीर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केपी से, ये भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। ज़िया बंगश साहब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जनाब मैं पेशावर हाई कोर्ट से मुझे उठाया गया, उठा के उसके बाद मुझे इस मीटिंग में लाया गया, मेरे मोबाइल फ़ोन ले लिए गए और मुझे उस मीटिंग में बिठा दिया गया। लेकिन मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं मैं उनके साथ हूँ, मैं किसी और सियासी जमात में नहीं गया। उसके आगे जनाब साबिका वज़ीर आला महमूद खान साहब के भाई तहसील नाज़िम मट्टा अब्दुल्ला खान साहब का भी ये पैगाम है कि जब मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ, ये इनका भी बज़ाहिर ये बताया गया था कि ये पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा बन गए हैं। आगे कलंदर लोधी साहब हैं, इनका नाम भी उस लिस्ट में दिया गया था जो लिस्ट परवेज़ खटक साहब की पार्टी की जानिब से फ्लोट की गई, लेकिन उन्होंने भी कहा जी कि मैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। आगे चलिए तो सवात से साबिक MP अजीज़ुल्लाह ग्रां साहब हैं, उन्होंने भी कह दिया कि मैं कनाडा में हूँ, मीटिंग में नहीं था और तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ। आगे मलिक शौकत साहब हैं, उनका नाम भी लिस्ट में था, उन्होंने भी कहा कि ये सारा प्रोपोगंडा है, मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ। आगे नवाबज़ादा फरीद सलाहुद्दीन साहब हैं मानसेरा से, उन्होंने भी कह दिया कि मेरे मुतालिक जो खबरें चल रही हैं सारी रूमर्स हैं और सारे झूठ है, और उनका वज़ाती बयान भी आ गया। आगे वज़ीर ज़ारा साहब हैं, ये कैलाश से इनका ताल्लुक़ है, अकलीती नशिस्त पर ये MPA थे, इनका नाम भी लिस्ट पर मौजूद था। इन्होंने भी तरदीद कर दी कि भाईजान मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, मैं परवेज़ खटक साहब के साथ, महमूद खान साहब के साथ नहीं हूँ। आगे इदरीस खटक साहब हैं साबिक MPA, उनकी जानिब से भी आ गया कि जनाब ये सब के सब प्रोपोगंडा है, मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ, मैं तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा नहीं हूँ। आगे दीर से आज़म खान साहब हैं, ये इनका नाम था लिस्ट के अंदर, इनकी जानिब से भी तरदीद आ गई है। मर्दान से इफ्तिखार मशवानी साहब का नाम था, उनकी जानिब से भी तरदीद आ गई है। आगे बटग्राम से साबिक सूबाई वज़ीर ताज मोहम्मद साहब हैं, इन्होंने भी तरदीद कर दी है कि उन्होंने कहा है कि जी परवेज़ खटक साहब ने गालिबन जो लिस्ट बनाई है वो उन्होंने नींद में बना ली है और मुझे भी शामिल कर लिया उस लिस्ट के अंदर, हालांकि मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ। पीर मुसव्वर खान साहब दीर से, उन्होंने भी कहा जी मेरा नाम भी लिस्ट के अंदर था लेकिन ऐसी कोई कहानी नहीं, मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूँ। आगे पेशावर से साबिक MPA मलिक वाजिद और अरबाब वसीम साहब जो हैं वो जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया था, लेकिन ये दोनों के दोनों आज परवेज़ खटक साहब की मीटिंग से बरामद हुए हैं और बज़ाहिर ये था कि इन्होंने भी गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन ज्वाइन कर ली गई है, लेकिन ये कुछ रियलिटी थी इस सियासी जमात की। बाकी ये स्टोरी डेवलपिंग है, अब देखिए फर्दर क्या होता है कि जिस तरह ज़िया बंगश साहब की स्टेटमेंट आई, बाकी लोग की आई, अब ये फर्दर देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन ये बहुत बड़ा डेंट था एक नई सियासी जमात के लिए कि बनते हुए ही उनके जो जिन लोगों को उन्होंने कहा कि जी हमारा हिस्सा है, उन लोगों ने तरदीद कर दी, उन्होंने कहा जी नहीं, वी आर नॉट पार्ट ऑफ यू, बट इट वॉज अ ह्यूज डेवलपमेंट। एनीवेज आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी की तरफ कि जनाब IMF को जो यकीन दहानियाँ करवाई थी हमारी मौजूदा PDM की गवर्नमेंट ने, उन पे अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया है। आपको पता है लोन लेने के लिए कितनी मुश्किलात हुई PDM की गवर्नमेंट को, और बहुत सारी यकीन दहानियाँ, बहुत सारे सख्त फैसले थे जिनकी यकीन दहानियाँ करवाई गई थी। उनमें से कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ। नेपरा ने जी बिजली के बुनियादी टैरिफ में 4 रुपये 96 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी है और इसके बाद बिजली के 1 यूनिट की कीमत औसतन 50 रुपये हो जाएगी। 50 रुपये करीब आपको और मुझे घर पे 1 यूनिट जो है वो 50 रुपये का पड़ा करेगा। और इस वक्त मुल्क में 1 यूनिट की तकरीबन अभी जो करंटली प्राइस चल रही है वो 45 रुपये के करीब है 1 यूनिट की, और ये फर्दर आगे मज़ीद बढ़ती जाएगी जो सारा हिसाब किताब है उसमें, और ये मोस्ट प्रोबेबली ये इजाफ़ा अगस्त के बिलों में लग के आने का इम्कान है। इसकी मेन रीज़न जो एक बताई जा रही है वो इंटर बैंक में जो डॉलर की प्राइस फ्लक्चुएट करती है उसकी वजह से भी है कि डॉलर 284 से बढ़ के
286 का हो गया है। और बिजली मज़ीद महंगी होने से हमारी एक्सपोर्ट्स कम होंगी। बहुत सारे मामलात हैं जहाँ पर हमें हिट पड़ेगी और वो हिट हमें लेनी पड़ेगी। देयर इज़ नो वे एल्स। मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ। अशरफ मेहताब साहब हमारे चीफ रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ। इस स्टोरी के ऊपर डॉक्टर कैस असलम साहब से रिक्वेस्ट की है हमने, वो हमें ज्वाइन करेंगे। और जावेद इकबाल साहब रीजनल चेयरमैन GSO लेस्को हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। अशरफ भाई आपसे स्टार्ट करते हैं, बिजली 50 से भी ऊपर जाएगी? जी बिल्कुल, मतलब आप माजी में देख लें, जो हमने बिल पिछले साल इन्हीं दिनों में अदा किए थे वो इससे कम तो नहीं थे, करीब भी थे। लेकिन वो तो प्राइस एडजस्टमेंट में पिछली भी उठा के डाल देते थे और वो किस तरह कहानी थी ना वो। नहीं, अभी भी तो होगा ना, मतलब ये कीमत बेसिक जो बुनियादी कीमत होगी उसके अंदर ऐड होगी। बाकी फ्यूल एडजस्टमेंट ये वो सारी कमाते टैक्सी जो है 40% जो एक्स्ट्रा टैक्सेस ऊपर लगते हैं आपकी जो बिजली कंज्यूम करते हैं उससे हट के वो भी लगेंगे। जब वो सारे लगेंगे तो मुझे ये 50 पे से तो आगे निकल जाएगी। वो टैक्सीज की तो वो आप बीच में कैलकुलेशन नहीं करते ना। वो जो 40% ऊपर टैक्स लगना है आपका, इनकम टैक्स, फर्दर टैक्स, बिजली उसका मीटर का किराया, फलां, ये लाइन लासीज, पता नहीं क्या कुछ है। मतलब मकसद कहने की बात अगर करें कि जिस बंदे को 10,000 का बिल आ रहा था वो उसको कितना का बिल आएगा? वो तकरीबन 25-30 हज़ार अपना डबल से ज़्यादा उसको कैलकुलेट करके रखे। मकसद कहने का ये कि ये बिजली के रेट ये कह के बढ़ाते हैं जी हमारा गर्दिशी कर्जा बढ़ गया है, तो फिर ये जब आप बढ़ा लेते हैं वो उसकी रिकवरी भी कर लेते हैं, फिर नीचे क्यों नहीं आ रहा? वो कर्जा नीचे क्यों नहीं आ रहा? वो नीचे क्यों नहीं आ रहा? अगर यही ये बेस है, ये बढ़ाते जाएं, आप 100 रुपये यूनिट कर लें, मुझसे शर्त लगा लें, ये नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। उसकी वजह क्या है? जैसे चीज़ को महंगी होगी उसकी चोरी बढ़ जाएगी। आपके मुलाजम, आपके अफसर उसका हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल ठीक। वो करप्शन जो उन्होंने करनी है, अगर वो 2-2.5 अरब की बिजली चोरी करवाएंगे तो उसमें से कोई 50-60 करोड़ रुपया उनकी जेब में ही तो जाएगा ना। तो फिर क्या होगा? गरीब मारा जाएगा, अमीरों को तो कुछ फर्क नहीं। सनतकार की बिजली बढ़ाएंगे, वो अपनी प्रोडक्शन जो होगी मसनूआत की कीमतें बढ़ा लेगा। अगर किसी और की बढ़ाएंगे तो वो उसके अंदर ऐड कर लेगा, उसको तो कोई फर्क नहीं। फर्क तो पड़ना है गरीब आदमी को, मजदूर को, रेडी वाले को, जो एक आम जो फैक्ट्री वर्कर है, जो आप जैसा मेरे जैसा कोई मजदूर है, जो तनख्वाह उजरत लेता है, यानी दूसरे लफ्जों में कहेंगे तनख्वाह लेता है महीने की, फर्क उसको पड़ेगा। लेकिन उसके लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। जैसे अभी रिसेंटली इन्होंने पंजाब के अंदर जो कुल्हाड़ा मारा है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पे, पेंशन, बहुत बड़ा इशू है। इतना बड़ा मैं समझता हूँ ये ब्लंडर किया इन्होंने इस हवाले से कि यहाँ पे जिनकी आगे चल के गवर्नमेंट जो ख्वाब देख रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। और अभी भी ये हुआ, उनको पिछले दिनों पे उठा दिया गया कि आपके सारे मुतालबात मान लिए गए। जुमे को आज जो नोटिफिकेशन हुआ है, मेरी एजी ऑफिस में बात हुई है, उसमें कहा जी वही पुरानी नोटिफिकेशन हुआ है। 17.5 की बजाय 5% आपको पेंशन मिलेगी और 35 की बजाय 30% आपको तनख्वाह मिलेगी। और जो बाकी जो LPR के ऊपर आपने नया तरमीमी वो ले आए हैं, तरमीम करके आप ले आए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हालांकि ये मुंतखब गवर्नमेंट नहीं है, इसको तो हक ही नहीं है। ये तो मैं समझता हूँ कोई भी अगर सरकारी अफसर या कोई सरकारी चैलेंज करे, इसको चैलेंज कर दे हाई कोर्ट के अंदर या कहीं भी जाके, मैं दावे से कहता हूं ये उठ जाएगा सारा। मैंने सरकारी मुलाजिम इसलिए उठ जाएगा कि ये मुंतखब गवर्नमेंट नहीं है, इसको नहीं आगे के तरमीमें करें, इसको नहीं आगे कमीशन इजाजत दे दे तो फिर क्या करें? कैसे नहीं? इलेक्शन कमीशन इसकी इजाजत नहीं दे सकता, उसकी डोमेन में नहीं आती, ये कैसे इजाजत देगा उसकी? ये जब इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, कोई कानून या तरमीम आनी होती है तो असेंबली के अंदर, वो तो असेंबली के अंदर पास होता है। ये कबीना क्या है? कभी इसको देखा आपने कबीना को कहीं इकट्ठे बैठ के? ये तो मेल के ऊपर जा रही है सारी चीजें, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर चल रही गवर्नमेंट। मकसद कहने का ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ गरीब को तंग करने के लिए किया जा रहा है कि बिजली दिन ब दिन महंगी की। पहले 1100 अरब था के करीब था, 1200 के दरमियान था जब PTI की गवर्नमेंट थी, और उसके बाद वो बड़ा वो गया कोई 24-25 अभी वो 23-24 रुपये के ऊपर है। मुझे ये बताएं, अगर यही फार्मूला होता कि बिजली के रेट बढ़ा दो जी, रिकवरी ज्यादा आ जाएगी, तो फिर आपकी रिकवरी ज्यादा आती तो फिर उसको तो 1200 पे आना चाहिए, खत्म कर देना वो तो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए। तो इसका मतलब है कि ये मसला नहीं है जी जो कह रहे हैं, इसके मामला कुछ और, पैसा रिकवर यहाँ से होता है, लगता नहीं और है। सुने, जहां जहां मुफ्त का लफ्ज इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है ना, चाहे वो जुडिशरी के लिए हो रहा है, जो भी वसाइल है जा रहे हैं, जो पेट्रोल जा रहा है, बिजली जा रही है, गैस जा रही, चाहे वो कोई भी अफसर है उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो सरकारी जो जितने MP MN इनके लाजिद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जहां भी हो रहा है। अब ये लफ्ज जिंदगी में इनको चाहिए खत्म कर देना चाहिए। जब गरीब को 50 रुपए की बिजली दे रहे हैं तो भाई इनको फ्री कैसे दे रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। इनके क्यों, किस वजह से दे रहे हैं? जिनके पास पहले ही वसाइल है, जिनके पास सारा कुछ ही है, तो फिर क्यों उनको? काशिफ अनवर साहब जी, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ है। काशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से काशिफ भाई? ठीक ठाक हैं आप?
जी अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली जो आईएमएफ को यकीन दहानियां करवाई गई थी उनके ऊपर अमल दरामद का तो आगाज हो गया। हमारा बिजनेस कम्युनिटी किस हद तक हिट होगी इन तमाम चीज़ों से? बिजली महंगी होने जा रही है, हो रही है, प्रोपोजिशन अध्यय किस हद तक हिट होने जा रही है बिजनेस कम्युनिटी? मैं अगर ये बात करूं ना कि आप इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि आधा ग्लास खाली है, आधा ग्लास, आप कोई कहता है कि आधा ग्लास भरा हुआ है और कोई कहता है कि आधा ग्लास खाली है। अब बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिफॉल्ट से बचे, और खुदा ना खास्ता हम डिफॉल्ट हो जाते तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते, वो एक अलहदा चैप्टर था जो कि क्लोज हो गया। अब हम आ जाएं करंट सिचुएशन पे कि आईएमएफ की हमने तमाम बातें मान ली, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, हमने डिवेल्युएशन को उस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, बाकी तमाम चीजें, उसने यूटिलिटी की प्राइसेस को कहा। अल्टीमेटली इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेसेस। अब जो हमारे उन्होंने पी कार्ड्स को भी 2 घंटे से बढ़ाया है, और ये इसलिए हुआ है कि हमने ट्रांसमिशन लॉसेस को और लाइन लॉसेस को हमने करेक्ट नहीं किया, लेकिन उसको पेनलाइज हमने अवाम को कर दिया है, क्योंकि हमने उस क्वेश्चन को पूरा करना है और उस पैसे को पूरा करना है, तो हमें उस डेफिसिट को पूरा करने के लिए हमने अपने रेट्स को बढ़ा दिया है। हमने तो जी आज भी लेटर भी लिखा है कि जो आपने 2 घंटे बढ़ाए हैं, हम बिल्कुल वी आर विद द स्टेट, लेकिन उसको 2 घंटे ना करें, उसको आप आखिर वाला चाहिए 1 घंटा कर लें, लेकिन जो स्टार्ट में 1 घंटा है उसको इनिशियली ना करें, क्योंकि एसएमईज और जितने भी छोटे आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हाई हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जी हम जो बार बार ये कह रहे हैं कि हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और हम अपने इंजीनियरिंग सेक्टर को, एसएमई को इनकरेज करना चाहते हैं, तो जो आईएमएफ की शराइत हैं उससे हमारी इंडस्ट्री, उससे हमारे एंटरप्राइजेस हर्ट होंगे जी। और इसमें कोई आपकी गवर्नमेंट को कोई सजेशंस या कुछ आपने खदशत लिखे हैं कि भाईजान कहीं पे कोई हाथ हौला करें, सिर्फ पी काज नहीं, उसमें जो आपके टैरिफ बढ़ते जा रहे हैं टैरिफ को भी रिकंसिडर करें? देखें, नाउ वी ऑल हैव टू करेक्ट अवरसेल्व्स आल्सो। अगर स्टेट ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ नहीं जा रही, तो मेरी तमाम अपने सुनने वालों से और एंटरप्राइजेस से और एसएमई से और जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वी इंडिविजुअली हैव टू कन्वर्ट टू द सोलर। देखिए, हम रेट को कम नहीं कर सकते, लेकिन हमने इसको कॉम्पेंसेट करना है, और ये कॉम्पेंसेट तभी होगा कि हम अपनी जो टोटल कॉस्ट है उसको कम कर लें। तो हमें सोलर की तरफ जाना होगा इंडिविजुअली, अगर हम ये करेंगे। और हमने बिल्कुल जी लिखा है, बल्कि परसों प्राइम मिनिस्टर साहब लाहौर में थे और वो लाहौर चैम्बर को मिलने के लिए आए हुए थे, और हम उनके साथ थे 2-2.5 घंटे, और हमने उन्हें ये बताया है कि जो आपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, आपने जो शुरू में जो आपने अनाउंस किया, बजट अनाउंस किया, उसमें एसएमई के लिए बहुत सी सहूलियात थी, उसमें आपने $1 लाख तक नो सोर्स का भी किया, आईटी को सेक्टर को एसएमई में किया, एसएमई की लिमिट को 250 मिलियन से 800 मिलियन किया, लेकिन आईएमएफ की वजह से उसको हमें विथड्रॉ करना पड़ गया। तो लेकिन हाउएवर जी, अल्लाह का शुक्र है कि हम डिफॉल्ट से बचे, लेकिन हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, वो बढ़ेगा। और हमने बिल्कुल खत लिखे हैं और हम हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठा रहे हैं कि हमें देखना होगा। लेकिन बात यह, अब तो गवर्नमेंट जा रही है, अब तो अगली गवर्नमेंट आएगी, फिर अल्टीमेटली वो कुछ करेंगे, तो होप फॉर द बेस्ट। अच्छा काजी भाई, आपने कहा कि हमें ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाना चाहिए। रिसेंटली जब ये कुछ डेवलपमेंट्स बड़ी हुई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स पाकिस्तान की, तो उसमें हमें बताया गया जी कि जो सोलर पैनल्स हैं उसकी इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस बहुत कम कर दिए हैं, कॉस्ट बहुत नीचे आ जाएगी और हर बंदा सोलर पैनल यूज़ कर सकेगा इन डेज टू कम। मैंने 1-2 दिन पहले उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की है मार्केट से कि यार क्या फ़र्क पड़ा है। यकीन मानने, वो सस्ते होने की बजाय सोलर सारे जो टेक्नोलॉजी है वो तो महंगी होती जा रही है पाकिस्तान में। ऑल्टरनेट पे कैसे जाएंगे हम लोग? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, देयर इज नो डाउट इन इट। द रीजन इज कि एक तो हमारा मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये कहा कि द मदर ऑफ ऑल इविल्स इज डिवैल्यूएशन। हमें अपनी करेंसी को स्ट्रांग करना है, और करेंसी मुस्तकबिल करीब में स्ट्रांग नहीं होगी। अब अगर हम उसे कन्वर्ट करें इम्पोर्ट के अगेंस्ट, तो हमारी जो प्राइसेस हैं अल्टीमेटली वो चीज बहुत महंगी पड़ती है। एलसीज आपकी खुल नहीं रही हैं, लेकिन पहले से बेहतर है। देखिए, इसमें देयर इज नो डाउट इन इट। अब डॉलर का इन्फ्लो होगा तो कुछ तो बेहतरी आएगी ना, ऑब्वियसली। जी बिल्कुल। देखें, और एक और बात है कि देखें, वी हैव टू गिव सम टाइम टू द गवर्नमेंट। आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक
कि इंशाल्लाह जब अब आपके और डॉलर्स भी आएंगे, आपको देखें $1.25 बिलियन मिल गया, $1.25 बिलियन इंटरिम गवर्नमेंट को मिलना है, $1.25 बिलियन उसके बाद मिलना है। चाइना, बाकी हमारे यूएई, बाकी तमाम कंट्रीज ने भी पैसे भेजने शुरू कर दिए। तो अल्टीमेटली हमारे जो लोन्स हैं वो रोल ओवर होना शुरू हो जाएंगे, हमारे रुपये पे प्रेशर कम होगा। तो देखें, सोचना अच्छा चाहिए और अच्छा नजर आ भी रहा है। तो आई एम वेरी होपफुल कि जैसे ही टाइम गुजरता है तो हालात बेहतर होंगे। लास्ट क्वेश्चन काशी भाई, आज डॉलर 284 से ओपन मार्केट में 286 का गया है, अब डॉलर बढ़ने की वजह मुझे समझ नहीं आई, जरा प्लीज आप समझा दें। देखें, मैंने आपसे ये कहा कि अगर हम जब इससे पहले 6 महीने पहले, 10 महीने पहले हम ये कह रहे थे कि प्लीज हमें ये बता दें, आप 300 पे ले जाएं, मुख्तलिफ सेक्टर से ये आवाज उठती थी 300 कर दें, 350 कर दें, लेकिन एक जगह पे जाकर उसको स्टेबल कर दें ताकि हम अपनी कॉस्टिंग को कर सकें, हमें समझ आ सके कि हमने अपनी वर्किंग कैसे करनी है। तो ये घूम तो इधर ही रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी बार बार ये कह रहे हैं, जब हमारी भी मीटिंग्स उनके साथ हुई परसों, फिर उन्होंने कहा है कि the actual value of the rupee is around 240 to 250 टाइम, लेकिन बहुत मुस्तकबिल करीब में हमारा जो रुपी वर्सेस डॉलर है वो 240 से 250 के दरमियान आ जाएगा। मुश्किल वक्त है, निकल जाएगा, हमें सब्र तहम्मुल से चलना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए आसानियां करे। थैंक यू काशी भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं तो हैरान हूँ, सनतकार भी एक तरफ कहते हैं जी मर गए लुटे गए, जब हमारे साथ बैठते हैं ये सेपरेट तो यहाँ पे बात करते हैं तो उसको उल्ट करते हैं। ये तो वो वाली बात है कि चित्र काशी भाई के ऊपर मजबूरी समझे ना, काशी भाई के ऊपर जिम्मेदारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेरी की बात भी सुन है। लेना, ये तो वही बात है ना कि भाजी छित्र मारने वाले वधा दो, साडा टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, बिजली वधा लो, डॉलर थले ले आओ, कीमत भाई। मुझे ये बताएं, डॉलर नीचे आ गया, सोना नीचे आ गया, तेल की कीमत कम हो गई, आटा, चीनी और बाकी चीजें क्यों अगली स्टोरी हमारी वही है, क्यों महंगी हो रही है? उसके पे कसूरवार है ना? नहीं, पहले जरा इसी पे रुक जाए ना, पहले जरा इसी पे रुक जाए कि इंटरिम गवर्नमेंट को 1.5 बिलियन आ रहा है, अभी नेक्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट को 1.5 बिलियन आएगा। इसमें गारंटी तो एक चीज की होनी चाहिए ना, इलेक्शन हो भी रहे, इलेक्शन हो भी रहे। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ होना है। इंटरिम गवर्नमेंट आने के बाद ये ही ना होगा ये सारे एक ही फिर कश्ती में हो। देखिए मेरी इस पर बड़ी स्ट्रेट अवे ऑब्जर्वेशन है एक, मैंने कहा जी जिस दिन पंजाब के इलेक्शन 90 दिन से ऊपर ले गए ना, आपने इस मुल्क में एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया हुआ है कि अब जी किसी भी मरकजी इलेक्शन हो जाए, फेडरल गवर्नमेंट के हो जाए, प्रोविंशियल इलेक्शन हो जाए, अब 90 दिन से ऊपर ले जाए, क्या फर्क पड़ता है? जब अगर फेडरल गवर्नमेंट इख्तियारात जो दे दिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को, तो वो जब मर्जी कराएं, अब हमें और आपको कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। नहीं, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनली आपने उस एक चीज को इतना प्रोलॉन्ग किया था। मकसद ये मेरा कहने का ये था कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये किन के लिए हो रही है? ये सिर्फ गरीबों के लिए हो रही हैं, उनको मारने के लिए हो रही हैं। ऑब्वियसली मैं जब ये कह रहा हूँ कि जब आप अपने अल्लाह तलल्लों की बात करते हैं, कहते हैं जी हम 200 रुपए की बचत करने जा रहे थे, वो किधर गई जी 200 की बचत? पैनल जो लेस्को से हमारे गेस्ट थे जरा उनको लीजिएगा प्लीज, जावेद इकबाल साहब को कुछ। मैं ये कहता हूँ कि वो 200 रुपए की जो बचत करनी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीडिया के सामने आके कहा था ना, हम बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, एक प्रोटोकॉल पे गाड़ी होगी से ज्यादा नहीं होगी, फलानी। आपने कोई देखी है कि बड़ी गाड़ी पंजाब के अंदर तो सैकड़ों गाड़ियां नहीं खरीद ली गई हैं, ऐसे ही फॉर्च्यूनर ले ली गई है, 2-2 करोड़ की गाड़ी है, डीपीओस को, एसीपी, पहले उसके पास कोई अच्छी गाड़ी नहीं थी, पहले भी तो अच्छी थी, बेहतरीन गाड़ी पहले थी ना, फिर लेने की क्या जरूरत थी? जब आप एक तरफ कह रहे हैं यार क्या है, सरकारी मुलाजिम को खुश भी तो करना नहीं, सरकारी मुलाजिम को ही खुश करना है तो गरीब तो मरेगा फिर नहीं, सरकारी मुलाजिम को भी उस ग्रेड के जो 18वें 19वें ग्रेड के उसको खुश करना है, नीचे वालों को सब क्या? फैक्ट्री वर्कर मरेगा, वो कमाएगा, आप कमाएंगे, मैं कमाएंगे, टैक्स देंगे, वो अपनी जो है चलाएंगे, उनको कोई फर्क क्या इसलिए नहीं पड़ेगा? मुझे ये बताएं, गारुन का सरकारी, गाड़ी सरकारी, नौकर चाकर सरकारी, आना जाना उनका सरकारी, साहब घर से निकलता है घंटा पहले वो इसी चला होता है उसके दफ्तर में, जी साहब आ रहे हैं ठंडा करो जी कपड़ा, बिल्कुल कितने गर्म हो गए साहब जा ही ना पे। और साहब अगले दिन मैं डीसी दी फोटो देखी है, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन मैं झटका बंदा हूं, लेट मी से दैट, वो अगले दिन मैंने एक डीसी साहब की फोटो देखी है, उन्होंने इस गर्मी के अंदर, मतलब समझ नहीं ना आती कि इतने तालीम याफ्ता होने के बावजूद भी, सुपीरियर सर्विसेज के लोग भी, पता नहीं शोर की कमी है इस मुल्क में, उन्हें वूल दा सूट पाया, टोपी वूल का, जो दिसंबर में नहीं पाकिस्तान में हम पहन सकते, इतना गर्म होता है। और इमेजिन करें, इमेजिन करें कि वो वूल का सूट पहनना हुआ है तो उस कमरे में एसी का क्या टेम्परेचर होता होगा जो पहन के साथ बैठे हुए। और फिर उसके बाद वो जब चले जाते हैं घरों को, तो उसके बाद भी कौन से एसी बंद हो जाते हैं? वहां जो उनके नैब ये अमला वहां बैठ के गप्पे मारता है। मकसद कहने अब आईएमएफ बेचारा यही तो पिटता है ना, नहीं तो पिटता है आईएमएफ। अब उन्होंने कहा रात पे टैक्स लगाए, हाँ, अब उन्होंने कहा फलां जगह पे टैक्स लगाए, प्रॉपर्टी पे लगाए, अब फलां ये जरूरत होगी लगा के दिखाएं मुझे। वो सारे तो वही लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने टैक्स लगाने हैं, उसी के अंदर है।
एक एक बंदे की 2-2 लाख एकड़ जमीन है यार, वो टैक्स लगने देगा अपने ऊपर। हाँ। उसने ये गंदम का रेट 2200 से लेकर उसके अंदर 1700 फी मन के अंदर इजाफा करवा लिया। हाँ। आपको शर्म ही नहीं आई यार? खुदा का खौफ करे, जो आम आदमी है उसके ऊपर आपने 80%, 70% बोझ डाल दिया, और आटा फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। नहीं, आप इंपोर्ट भी करते, आप इंपोर्ट भी करते रहे, फिर भी नहीं कंट्रोल नहीं होगा। जो मर्जी कर लें, उसकी वजह यह है कि ये बारियां लगी हुई हैं। कभी सीमेंट वाले की बारी लग जाती है, कभी घी वाले की बारी लगती है, कभी आटे वाले की लगती है, कभी तेल वाले की लग जाती है, कभी चीनी वाले की लग जाती है, कभी सर्कल है ना, सर्कल। मुझे ये बताएं, मैं गिनने लगूं तो कितने सारे माफिया हैं। कितने मुझे ये बताएं, इसको किसने कंट्रोल करना है? गरीब ने करना है, फिर यही होगा। फिर कल आप ना कहिएगा, फिर ये ना कहिएगा देखिए जाती हो गई है। गरीब फिर इस तरह मुंह कर लेगा तो कहां बचेंगे आप? मुझे ये बताएं। तो इससे पहले बेहतर है, जहां पे पहले ही बहुत ज्यादा फैसिलिटी है, आप उनको नवाजने की बजाय वो जो वसाइल के रुख है वो दूसरी तरफ। मैं अशरफ भाई बड़ा बुनियादी सा एक सवाल पूछता हूँ। वो सवाल ये है, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे, हम डिफॉल्ट करते तो क्या होता? महंगाई की मुझे ये बताएं, चले ये कहते हैं कासिम साहब जी बड़ा अच्छा हो गया जी मुल्क डिफॉल्ट से, गरीब को तो डिफॉल्ट कर दिया। एग्जैक्टली, अवाम को डिफॉल्ट करके, गरीब को डिफॉल्ट करके, अशराफिया को और उसको आपने डिफॉल्ट से बचा लिया, तो गरीब तो बेचारा मर गया। वो तो मारा, उनको क्या फर्क पड़ेगा? मुझे ये बताएं। वो तो मारा। अगर जो आप कहते हैं महंगाई और होगी, तो फिर उसका डिफॉल्ट से बचने का फायदा मुझे है? बता दें, महंगाई तो उसी सतह पे जा रही है। बिल्कुल। जब श्रीलंका में डिफॉल्ट हुआ था तो कितनी महंगाई थी वहां? अब बारी उससे भी ज्यादा है। हाँ। तो फिर 40% करीब 45 तक गई है जी, 45 तक गई है। और मुझे ये बताएं, स्वाय अर्जेंटीना के एक ऐसा मुल्क है जिसके अलावा हम सबसे ही आगे, हमारे खित्ते के तमाम ममालिक से किसी एक चीज में तो हम आगे हैं ना। हाँ, बस ये कह रहे हैं। हम इंसाफ से जहाँ पे बताएं मुझे, हम जो है इंसानी हकूक पे कहाँ पे है, हम जो है उजरत देने के हवाले से कहाँ पे है, इसका भी कभी हिसाब लगाया आपने? आप 32,000 रुपये अगर एक वर्कर को आपने कर दी है, आप एस्टिमेट लगाए 47,000 रुपये, उसका वैसे ही खर्चा बनता है। सारा दिन फील्ड के आदमी हैं आप भी, मैं भी सारा दिन फील्ड में होता हूँ। आपके इर्द गिर्द जिनकी मिनिमम वेजर जिसको कहते हैं, कम से कम उजरती जो लोग हैं, क्या उनको 32,000 मिलता है? नहीं मिलता। वो बेचारे जब जाते हैं हमारे सामने रोते हैं, पीटते हैं, हम कहते हैं कैमरे से बात करो, कहता नहीं यार मेरी नौकरी चली जाएगी। मुझे जो 20,000 मिल रहा है वो भी निकल जाएगा। 20,000 वो भी फिर यहाँ तक है कि अगर उन्होंने कहा जी अगर एक दिन हम छुट्टी कर लें तो हमारी जो सैलरी बनती है उसे डबल काटते हैं। हाँ। अगर एक दिहाड़ी छुट्टी करें तो दिहाड़ी से डबल काटते हैं। हाँ। तो कोई पूछने वाला है इनको? नहीं पूछने वाला। जो जितने बैंक में थे उनको बंद कर दिया हुआ है। सियासतदानों की अपनी फैक्ट्रियां, हाँ। अपनी शुगर मिले, अपना ही सारा कुछ है। तो अपने ऊपर कौन छापे मरवाएगा? ये तो सिर्फ छापे होते हैं गरीब के लिए, हेलमेट के लिए। देखे क्या हो रहा है, पूरी सड़कें आपने ब्लॉक की हुई है यार। मुझे तो लग रहा है किसी अफसर की कोई, या किसी तोबा नौजुबिल्लाह जिसने ये हुक्म दिया उसकी किसी रिश्तेदार की हेलमेट की फैक्ट्री ना होगी। वो कहता ही चल यार ऐसे बाने तू भी लाला दिहाड़ी तो मैंने भी चुका साहब। मकसद कहने का ये है कि किसी पंजारों के लिए कोई कानून होना है ना। हेलमेट तो अच्छी नहीं, मैं इससे नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे ये बताएं कि जब आपने रोकना है उसको, तो आधी सड़क रोकने का क्या मतलब है? जो बाकी लोग आ रहे हैं उनको जाम में मुब्तला क्यों कर रहे हैं? मैंने नहर के ऊपर मैंने देखा है ट्रैफिक पुलिस से, मैंने ठोकर पे एक नाका, पीछे लाइन, आगे 2 किलोमीटर के आगे एक नाका, और पूरी उससे तीसरे 2 किलोमीटर फिर नाका। ये क्या तरीका है रोकने? मैंने पूछा ट्रैफिक वार्डन से, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सड़क पूरी खोल देना और फिर कहीं पे नाका लगाए तो हम एक भी बंदा हमारे कहने पे रुकता नहीं है। अच्छा, वो भाग जाते हैं हमसे, क्योंकि इतनी कोई वर्कफोर्स पे है नहीं ना कि हजारों वार्डन। मैं सारे मोटर बाइकर को कहूंगा कि 2,000 जुर्माना कराने से बेहतर यार 1,000 का हेलमेट है ले लो। क्या? हाँ, एक बार ले लो ना, एक बार ले लो, एक बार दफा ले लेंगे तो बचे रहेंगे बार बार। लेकिन इनको भी कोई इसका कोई तरीका और अपनाना चाहिए, कोई इसके लिए कोई हल और निकालना चाहिए। मल्टीपल कैंपेन्स किए हैं ट्रैफिक पुलिस ने आपके और मेरे सामने, हर 2 साल के बाद कैंपेन करते हैं। लोगों को नहीं अक्ल आंधी बेचारे की करना। बिल्कुल है, वो आनी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि सारे कवानीन उनके लिए। क्या पजारों वाला खिलाफ वर्जी नहीं करता, बड़ी गाड़ी वाला नहीं करता, उसके अंदर क्या कुछ नहीं जाता, क्या कुछ नहीं आता, कभी किसी को रोका है? अगर 2-4 को रोका भी है तो फिर क्या? जावेद इकबाल साहब जी लेस्को से रीजनल चेयरमैन GSO हैं हमारे साथ। जावेद भी कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? खैरियत से हैं? अल्लाह के शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जावेद भाई इत्तलात मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपका शुक्रिया, क्योंकि आपने मानना नहीं है, आपने कहना शुक्रिया नहीं बिजली वालों का। जावेद भाई बिजली का हमने मजीद सुना कि जी 4 रुपये 96 पैसे की तजवीज़ आ गई है। जरा मोटी मोटी मुझे सिर्फ कैलकुलेशन दे दें कि अगर मेरे घर का बिल पहले 10,000 आता था तो ये 4 रुपये 96 पैसे ये टैरिफ में है, टैरिफ की टैक्सेस एंड ऑल दैट वो अलग से जी भाई। तो इसमें कितनी आगे फर्दर एक्सपेंशन होगी, कितना बिल मजीद बढ़ जाएगा? भाई ये तो मैं 8 जून को आपके ही प्रोग्राम में आया था यहाँ आपके चैनल पे मॉर्निंग शो पे। उसी वक्त मैंने बताया था कि गवर्नमेंट ने ये पहले ही तय कर लिया 1 जुलाई से ये लागू होगा। 3 रुपए 60 पैसे उस वक्त इजाफा था और 1 रुपए 60 पैसे गवर्नमेंट ने पहले कर दिया था। 3 रुपए 60 पैसे रह गया था, वो गवर्नमेंट ने अब कर दिया। अभी जैसे देखें, अभी जो बुनियादी यूनिट है वो उसकी कॉस्ट बढ़ के जो टैरिफ है वो 24 रुपए 82 पैसे का हो गया फी यूनिट।
अब जस्ट उसके बाद जो है जो 24 रुपए 82 पैसे का यूनिट था वो बढ़कर 29 रुपए 78 पैसे का हो गया। हाँ जी वास्तव और जो बिजली के 100 यूनिट इस्तेमाल करने पे 500 रुपए बढ़ाए गए हैं। अगर आपका पुराना बिल 1340 रुपए था तो नया बिल आपका 1826 रुपए अदा करने होंगे आपको। ओके। इसी तरह 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला 1000 रुपए इजाफा लगेगा। 200 यूनिट पर पुराना बिल अगर 3700 रुपए आता था तो नया बिल 4700 रुपए अदा करना पड़ेगा। और इसी तरह 300 यूनिट वाले को जो है वो 2000 रुपए का इजाफी यूनिट जो है ना वो इजाफी बोझ पड़ेगा उसको भी। और 300 यूनिट का पुराना बिल अगर 6000 था तो नया बिल 8000 रुपए हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह 4000 यूनिट वाले का। लेकिन इसका राणा साहब एक सिंपल और बिल्कुल सिंपल सा हल है। देखें, अगर ये इसी तरह रहा तो हम अपने पाकिस्तान में बिजली को इस तरह हो जाएगा कि आप सिर्फ अपने घर में माचिस को ढूंढने के लिए बल्ब जलाएंगे और आपके पास बिजली इतनी वाफिर हो जाएगी कि फिर आप बेचेंगे किसको, क्योंकि महंगी इतनी हो जाएगी कि कोई इस्तेमाल ही नहीं करेगा। क्या इसका किया सिर्फ जाए, वाहिद हल इसका ये क्या है। मतलब? मुझे तो ये लगता है अभी कुछ देर पहले हमारे मेहमान थे शो में काशिफ अनवर साहब, वो कह रहे थे जी ऑल्टरनेट एनर्जी पे जाएं। तो मैंने कहा जी ऑल्टरनेट के ऊपर रिसेंटली मैं रिसर्च कर रहा था कि यार किसी तरह से औके सौके होके कोई आप जैसे किसी अमीर आदमी से कर्जा लेके मैं सोलर पैनल लगवा लूँ। सोलर पैनल लगवाने की तरफ गए हैं तो सुना था कि जी वो इंपोर्ट में कोई सस्ते किए हैं, टैक्सेस वैक्सेस छोड़े हैं तो पैनल सस्ते में, लेकिन वो तो रेट्स वहाँ के वहाँ खड़े में। आम पाकिस्तानी आम आदमी ऑल्टरनेट पे तो नहीं जा सकता, कैसे जान छुड़वाएंगे? सर वो हर आदमी तो नहीं जा सकेगा ना, उसके लिए बिल्कुल नहायत ही ईजी और आसान हल है। देखें, हम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त निजकारी की तरफ जोर दे रही है वो निजकारी को खत्म करे। तमाम डिस्कोस को दोबारा वापडा की पुरानी शक्ल में बहाल किया जाए ताकि वापडा के पास फंड्स आए। और वापडा ने जो इस वक्त हमारी एनटीडीसी है वापडा है, उसने 125 पॉइंट्स ऐसे लॉक किए हुए हैं जो कि हाइड्रल पॉइंट्स पर बिजली बनाई जा सकती है। वो आज से देखें, इसको फौरन इमीडिएटली तौर के ऊपर जो है ना इनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 1 साल में बिजली देना शुरू कर देंगे, कुछ 2 साल में, कुछ 3 साल में, कुछ 5 साल में। जिस वक्त तक हम हाइडल के ऊपर नहीं जाएंगे उस वक्त तक हम जो है ये महंगी बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आपने पाकिस्तानियों से बिजली छीन लेनी है, किसी पाकिस्तानी के पास बिजली नहीं होनी है। ये भी एक जो आप समझ लें कि एक अमीर लोगों की चीज जो है ना वो बन के रह जाएगी कि जिसके पास पैसा है सिर्फ वो अपने घर पे बिजली चला सकेगा, बाकी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मतलब आपकी कैलकुलेशन ये है कि नियर फ्यूचर में बिजली कहीं पे भी सस्ती होती नजर नहीं आ रही? जी, सस्ती इसी सूरत में है कि हाइडल के ऊपर जाएं, आप वापडा को इकट्ठा करें ताकि रेवेन्यू इकट्ठा हो एक ही जगह पर। एक ही जगह पर जब रेवेन्यू इकट्ठा होगा, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाएगी और वो फौरन जो है ना उसका असर आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा और सारी लॉसेस फौरन लेकिन लाइन लॉसेस इतनी ज्यादा हैं, लाइन लॉसेस का तो बोझ मेरे पे, आप पे, अशरफ साहब पे, आम पाकिस्तानियों पे पड़ रहा है। लाइन लॉसेस तो वापडा ने कंट्रोल करनी थी, आप लोग वो तो कर नहीं सके लाइन लॉसेस कंट्रोल। सर वो लाइन लॉसेस इसलिए नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, फिलहाल हमारे पास स्टाफ नहीं है। देखिए, हमारे पास स्टाफ देंगे, हम चोरी को रोकेंगे, चोरी रुकेगी, लाइन लॉसेस कम हो जाएंगे। जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं वो तो देखिए ट्रांसमिशन लॉसेस होने ही होने हैं क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के जरिए जो है ना इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। यहाँ पे जरा रुक जाए, यहाँ पे रुक जाए जरा, लेट्स मेक थिंग्स सिंपलर। जी मैं थोड़ी सी बात कर लूं अगर इजाजत। जी जी। अभी आपने अल्टरनेटिव का जिक्र किया था पैनल पे, वो आसान काम है। वो जो आपके ये अगर आप यहाँ पे लेस्को के अंडर आते हैं, आप सारफ हैं, तो आपको लेस्को की जो मंजूर करदा कंपनियों से लगवाने पड़ेंगे, आप तो आम लगवा ही नहीं सकते। हाँ, वो नंबर 2, आपको नेट मीटरिंग लगवानी पड़ेगी। उसमें नेट मीटरिंग के अंदर नहीं है। मेरी बात सुन लेना मेहताब साहब, नेट मीटरिंग लाजमी नहीं है। नहीं, सुन ले मेरी। नहीं लाजमी नहीं है, लेकिन उसका फायदा तब है ना कि अगर वो नेट मीटरिंग चले जाए तो। सुन ले, क्यों है, क्यों नेट मीटरिंग इन्होंने कहा हुआ है लगानी है? किसी बंदे को वैसे बिजली बनाने की इजाजत है? कानून इजाजत देता है? नहीं देता ना। फिर क्या होगा जब वो नेट मीटिंग लगाएंगे? आप जो बिजली बना के फालतू देंगे, ये 19 रुपए आपसे लेंगे बिजली, आपको देंगे 29 रुपए में। ये कहाँ का इंसाफ है? मुझे ये बताया ना। मैं भी बिजली बना के दे रहा हूँ, ये भी बिजली बना के दे रहे हैं, मेरा लाइन लाइसेंस कोई नहीं है, डायरेक्ट इनकी लाइन में जा रही है, इनके लाइन लाइसेंस भी है। तो मुझे ये बताएं, आम आदमी तो लगवा ही नहीं सकता उसको। 19 रुपए और 29 रुपए का नेट मीटरिंग 10 रुपए का फर्क फंडा ये पड़ा हुआ है। इनको इजाजत देनी चाहिए, कानून में तरमीम करनी चाहिए कि यार आप बिजली का मीटर लगवाएं या ना लगवाएं, आप 16 लगवाएं या अपना। और घर के अंदर ये जितनी कॉलोनी बन रही है उसके अंदर मस्त कर दें 5 मरले 10 मरले, भाई सोलर ये सोलर होगा तो आपका नक्शा पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो बंदा करोड़ लगाएगा, 1 करोड़ 10 लाख 20 लाख लगा लेगा, तो वो उस वक्त कर लेगा जब वो घर बनाएगा, बाद में मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब ये इजाजत दे देंगे, तरमीम कर देंगे, आप बिजली बनाए, अपने घर साथ वाले को दे, जिसको मर्जी दे,
तो मैं समझता हूँ ये देखें कहाँ आती है इनका रेट जब कंपटीशन में आएंगे। नहीं, लेकिन मैं ये जो रेट जब तक कनेक्शन नीचे होता जाएगा, था, एक मिनट, वो जब कनेक्शन होता था, जब तक हमारी ये जान आईपीपी से नहीं छूटेगी। मैं भाई कोटे से जाके लेते थे हाँ, कितनी कितनी। अब ये जब से ये मोबाइल आए हैं, कभी किसी ने सोचा है कि वो पीटीसीएल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सस्ता हुआ ना काफी हद तक। तो यही वजह है कि जब कंपटीशन ही कोई नहीं है भाई पीटीसीएल जो है, मैंने आपको उस दिन भी अर्ज की थी, पीटीसीएल वायरलेस सर्विस देता है, हम वायर के साथ सर्विस देते हैं, इसलिए हमारा मुआवजा पीटीसीएल के साथ ना किया जाए नहीं हो सकता। मैं तो बात नहीं कर रहा, बिजली की एग्जांपल दी है, मुआवजा नहीं दिया जावेद भी, कब एग्जांपल। मैं ये कह रहा हूं कानून बनाए, आप इजाजत दे भी अपनी बिजली बनाए इस्तेमाल करें। सर वो तो इजाजत चले मिल जाएगी, लेकिन आप उस चुंगल से उस वक्त तक नहीं निकल सकते जब तक आप ये जितने भी आईपीपीज हैं इनसे आपका मुआवजा खत्म ना हो जाए। मैं कह रहा हूं आईपीपी से मुआवजे हमने तो नहीं किए, आपने थोड़े किए, जिन लोगों ने किए वो भुगते। वो जिन्होंने गवर्नमेंट ने किए थे उनका हम पे क्यों बोझ गिर रहा है भाई? हमारा सवाल तो जावेद भाई कि आप बात करेंगे बिजली नहीं मिलेगी, सिर्फ जिसके पास पैसा होगा वही बिजली देगा, तो अभी से सोलर लगा लेगा तो 25 साल के लिए 30 साल के लिए जान छूट जाएगी उसकी। सोलर लगा ले, देखें जो लगा सकता है वो लगा ले, उसको माना थोड़ी है। हाँ जी, वो नेट मीटरिंग के लिए जाना जो है वो इतना आजाद हो गया, आप 19 रुपए वापस आते हैं तो बात करते हैं। 19 रुपए पे खरीदे, ब्रेक लेनी है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो इसी पे बात करेंगे जनाब। हम सोलर की तरफ चले जाते हैं, अल्टरनेट की तरफ पाकिस्तानी चले जाते हैं, औखे सौखे होके कर्जे लेके कमेटियां डाल के छोटे घरों में भी बड़े घरों में भी लोग अल्टरनेट एनर्जी पे चले जाते हैं, सोलर पे चले जाते हैं। नेट मीटरिंग और ये 19 और 29 रुपए का फर्क जो है, इस पे बात करते हैं जावेद भाई से। एक छोटा सा ब्रेक मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मुझे इससे पहले कि अगली स्टोरी की जानिब जाऊं, मुझे स्टोरी को भी टच करना है। जावेद भाई, इसके 19 और 29 रुपीज़, 19 रुपये और 29 रुपये का जो फ़र्क है कि अगर नेट मीटरिंग है, मेरे घर पे सोलर लगा है, मैं बिजली जब बेचूंगा वापडा को तो 19 रुपये की बेचूंगा, वापस 29 रुपये की लूंगा। सर इसकी साइंस क्या, थोड़ी ज़रा समझा दें आसान जुबान में। सर इसकी साइंस इस तरह की देखें, एक तो ये पहले तो सेम रेट से इसको रेट्स का डिफर इसको इनकरेज करने के लिए किया गया ताकि ज्यादातर लोग सोलर की तरफ ना जा सकें, क्योंकि हमारे जो सिस्टम को इस वक्त नुकसान हो रहा है वो सोलर की वजह से हो रहा है। मैं जिस ग्रिड स्टेशन पे मेरी ड्यूटी है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बताता हूँ आपको, जिस ग्रिड स्टेशन पे मेरी ड्यूटी है वहां पर सारी कॉलोनी के पास सोलर लगा हुआ है। जिस वक्त वो सोलर चलता है सर, वो लोड फीडबैक होने की वजह से हमारे जो मीटर्स हैं वो रिवर्स चलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आईपीपीस को जो है वो पैसे देने हैं, अगर सारे सोलर्स पे चले जाएंगे, ना हम बिजली बेचेंगे ना हम किसी से बिजली लेंगे, पैसे लेंगे तो कैसे चलेंगे? ठीक है, एक बात आ गया उस तरफ, पहले कह रही सोलर लगवा ले, जान छुड़वाए। एक बात ये है, नहीं लगवा लें, आप देखें लगवाना एक और उसमें देखें दो मार्ग, लगवा लें लेकिन बिजली हमसे भी लें। सब सुन लेना, एक तो मेहताब भाई सुनते नहीं ना फटाफट अपनी तरफ। देखिए उसमें एक, जहां मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ वो सोसाइटी आपको पैसे वापस नहीं दे रही, वो कहती है आपने जितने यूनिट्स दिए आप उतने यूनिट्स वापस ले लें। ये ऑप्शन भी मौजूद है, लाजमी नहीं कि आपने पैसे ही लेने हैं, आपने जितने अपने यूनिट्स जो हैं वो लेस्को को दिए, आप लेस्को से उतने यूनिट्स वापस ले सकते हैं। बात वही आ जाएगी, बात तो वहीं पे आ गई। अच्छा मुझे फ्रैंकली एंड में मुझे ये बताइए, नेट मीटरिंग में प्रॉब्लम्स क्यों हैं? नेट मीटरिंग करवाने के लिए प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं लोगों को? कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सिंपल सा इजी सा वे है। वो कंपनी लिस्टेड है, उन कंपनीज के पास आप जाएं, वो आपको सारा प्रोग्राम सेट करके देंगी, आप नेट मीटरिंग लगवा लें। उनसे भी नहीं लिखवाते आप तो आप अपना लहदा अप्लाई कर दें, आप सोलर लगा के और अप्लाई कर दें नेट मीटरिंग के लिए, आपको उसका डिमांड नोटिस मिलेगा, पे करें, आप नेट मीटरिंग शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये जी आपने सिंपली सा जावेद भी की गुफ्तगू सुन ली कि प्रॉब्लम ये है कि जनाब हमने आईपीपीज के साथ मुआहदे किए हुए, हमारी हुकूमतों ने, हमें उनसे जो बिजली लेनी है उनको वापस पैसे देने हैं, तो उसका एक ही हल है कि सोलर को डिस्करेज किया जाए, ऑल्टरनेट एनर्जी को डिस्करेज किया जाए, वापडा से बिजली आप लोग खरीदें, महंगी से महंगी खरीदें, ताकि आईपीपीएस के साथ जो मुआहदे हैं उनको फुलफिल किया जा सके, हम सारा पैसा आपसे निचोड़ कर हमारी हुकूमत आईपीपीएस को दे सके। इससे बड़ी बदकिस्मती इस मुल्क की, इस आवाम की क्या हो सकती है, वो मैं आपकी सोच पे छोड़ता हूँ, आप उसको ख़ुद से एनालाइज़ कीजिएगा। लास्ट में मुझे पता चला जी कि आज हमें 20 किलो आटे के ऊपर 500 रुपये इजाफी लिए जा रहे हैं सेक्रेटरी खुराक की जानिब से, और जो आटे की कीमत है इस टाइम पे वो 98 रुपये की चीनी है और 150 रुपीज़ के करीब जनाब इस टाइम पे आटा पहुँच गया है। लेकिन कोई 20 किलो का थैला भी 3000 के करीब, और 50 किलो के बैग के ऊपर 200 रुपये इजाफी लिए जा रहे हैं, जो 6750 रुपये तक पहुँच गई है कीमत। इस पर बंदा क्या करे, कोई समझ नहीं आती। इफ्तिखार मट्टू साहब हमारे साथ अभी होंगे। अशरफ भाई, इसमें मतलब कैलकुलेशन तो खत्म हो गई है, समझ मैंने बताया माफिया से कैलकुलेशन ही खत्म हो गई ना, आए दिन एक नया रेट। मुझे ये बताएं सबसे पहले
कि दुनिया से ज़्यादा अच्छी गंदम जो है पाकिस्तान में पैदा होती है। आपके हमसाया ममालिक इम्पोर्ट में करके भी नहीं कर सके हम नहीं, तो। आपके हमसाया ममालिक में 250 से लेके 3000 रुपये मन है। खैर उनका तो वो डॉलर सस्टेनेबिलिटी भी ज़्यादा ना वो है। एक छोड़ दे, वो जब डाल के मैं कह रहा हूँ, जब आप लेके आएंगे सारे खर्चे डाल के तो फिर आपको भी 35 रुपये में पड़ेगी आपको यहाँ पे। डॉक्टर कैसा हमारे साथ हैं जी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, सर बताइए। बिजली का तो 4 रुपये 96 पैसे एक तरफ, आटा एक तरफ, चीनी एक तरफ, डॉलर फिर से 2 रुपये एक तरफ बढ़ गया। सर क्या बनेगा हमारा? अब आप मेरे से आंसर चाह रहे हैं? जी सर। मकबरा जी, बात ये है कि जब हुक्मरान अवाम को लूट के अपना घर चलाना चाहें और दूसरों को खुश करना चाहें तो फिर यही होता है। देखें, बात यह है कि IMF की शर्तें होंगी, मगर IMF की शर्तें ये नहीं है कि अवाम पे बोझ डाल दिया जाए। उनकी शर्त ये थी कि आप जो है सर्कुलर डेट खत्म कीजिए। जब आप ब्यूरोक्रेट्स को, मिनिस्टर्स को, जजों को और लोगों को मुफ्त बिजली देंगे तो बोझ अवाम पे डलेगा। फिर ये जो चीनी माफिया है और ये जो आटा माफिया है वो भी आपके इलेक्टेबल्स हैं। तो आपको पता ही है मैं किसकी बात कर रहा जी हूँ। मैं समझ गया। सो इन द एंड ऑफ थिंग्स अवाम का आप देखें कि इस दफा जो जुलाई में बिल आए हैं लोगों को, उसमें तस्वीर नहीं है मीटर की। हाँ, काफी सारी जगह पे रिपोर्ट हुआ जी। और जो अब महंगी किया है LNG का रेट और ये वो उसमें जब टैक्स पड़ेगा तो ये 70 रुपए का यूनिट पड़ेगा, जिसके बरक्स ये भी कह दिया है कि पानी से आपको 7 रुपए की बिजली पड़ती है। तो फिर नालायकी किसकी है कि एक तरफ आप UAE और सऊदी अरब को 90 रुपए पर यूनिट पैसे देते हैं और एक तरफ अपना 7 रुपए यूनिट है जो आप बढ़ा ही नहीं रहे, और उसका सारा का सारा जो है बोझ आप अवाम पे डाल रहे हैं। IPP जो हैं वो ऐश कर रहे हैं। आपने रिस्ट्रक्चरिंग की बात ही नहीं की किसी वक्त। सो आपने जो कहा कि महंगाई तो और होगी, इररिस्पेक्टिवली होगी, टैक्स भी बढ़ गए हैं। आप देखें 7,200 का टैक्स इकट्ठा हुआ था, 7,400 का होना था, और अब आपने 9,400 का रख दिया है बिलियन रुपए का हदफ। तो ये आप लोगों से जो पहले ही टैक्स दे रहे हैं उनसे टैक्स लेना है। जो यहाँ के अमीर लोग हैं या उन्होंने रियल एस्टेट में रख लिया है या एग्रीकल्चर लैंड है जो टैक्सेबल नहीं है, या डॉलरों में डॉलर खरीद के मुल्क से बाहर भेज दिए हैं। सो आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मुल्क का क्या बनेगा, तो ना इस इंटरेस्ट रेट पे, इस बिजली पे, इस एनर्जी कॉस्ट पे पाकिस्तानी कारोबार कर सकेंगे, ना ही अपनी ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगी, ना प्रोडक्टिविटी हो सकेगी। तो आपको नजर आना चाहिए कि स्वयं चंद तबके जो काले धन से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, बाकी कौम का हाल मुश्किल है। सर अभी आपसे पहले हमारे मेहमान थे जावेद साहब, लेस्को से उनका ताल्लुक है। वो कह रहे थे जी कि हम इसलिए भी थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं सोलर एनर्जी को कि हमने IPPs के साथ मुआहदे किए हुए, हमने उनसे बिजली खरीद कर उनको पैसे वापस करने होते हैं, इसलिए हम सोलर को डिस्करेज करते हैं। सर इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है हमारी कौम? जो इसका मतलब ये है कि कमजोर है ना इनकी नीयत कि IPP को खुश करना है, कौम बेशक मर जाए। एग्जैक्टली ये नीयत पे है ना जी। आप किस किस्म की सॉवरन मुल्क हैं कि आप IPPs के आगे झुके हुए हैं? चले IMF के आगे तो आप झुक गए बहुत दफा। तो आप खरीदें ये जो है IPPs की, और उसमें टेक्नोलॉजी नई लाके, जब वापदा के नीचे सब कुछ होता था तो ये क्राइसिस होते थे, ये महंगाई होती थी।
ये उसी वक्त शुरू हुआ है ना जब प्राइवेटाइज किया है अपने एनर्जी को। हाँ, जब आपने ये IPPs इंट्रोड्यूस करवाए और ये सब लोगों को लेके आए हैं। पहले बिजली भी सस्ती थी, बिजली होती भी थी, ठीक है। जैसे डिमांड बढ़ रही थी तो उसके साथ साथ आपको रिजर्वायर्स भी बढ़ने चाहिए थे, आपको ये सारे। आई एग्री कि ये जो बात कर रहे हैं बड़ी जालिमाना है कि जी सोलर को डिस्करेज कर रहे हैं, हालांकि वही है, मुफ्त बिजली है आपको, सिर्फ उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है ना, बाकी हर घर बना के आपको बिजली देगा। हाँ, और आप ग्रिड से निकल जाएगा, नेशनल ग्रिड में आएगा वो, हर घर आपको नेशनल ग्रिड को बिजली बना के देगा। बिजली देगा मगर बिजली से लेगा नहीं। और आप कह रहे हैं कि नहीं जी हमने आईपी से मुआहदे किए हुए हैं। कितने होंगे आईपीपी और कितना है कौम का? 245 मिलियन पॉपुलेशन है कौम की, उसके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। इन चंद आईपीपी के लिए 100 होंगे, 200 होंगे, क्योंकि मुआहदे किए हुए हैं। बस वो जेपरडाइज करके वो भी अब 23 में कुछ खत्म हो गए, हाँ, कुछ इमरान 24 खान में, साहब और की 30 गवर्नमेंट में भी कुछ थे वो 30 तक वो तकरीबन काफ़ी हद तक उनके मुआहदे जो पूरे हो जाएंगे। असल जो बात मैं करना चाह रहा था, यहाँ पे जो माफियाज कहते हैं पॉलिटिकली हो, चाहे वो इस कारोबार के लिहाज से हो, जिनकी बात करें 4 ऐसे खानदान हैं जिनके पास तकरीबन 30% से ज़्यादा ज़मीन है पूरे सिंध, बड़े बड़े खानदान जो बड़े खानदान है। और इधर पंजाब में आ जाए तो 4 खानदान ऐसे जिनके पास 40% चीनी बनाने की सलाहियत। हाँ, तो ये 8 खानदान मिलके पूरी कौम को ग्रिल कर रहे हैं, तो क्या 8 खानदानों को कोई संभालने वाला नहीं है यार? नहीं संभाल सकते, संभाल सकते हैं? नहीं। अगर ये गरीब संभाल उठ सकते गए, तो याद अगर ये रखो। गरीब उधर गए थे, ये इस तरफ आ गए, फिर क्या करेंगे आप? इफ्तिखार भट्टू साहब कोई है कोई फिर उसका हल इफ्तिखार आपके भी पास? साथ है। इफ्तिखार भी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। इफ्तिखार भी, मजीद महंगा आटा कहाँ पे रुकेगा, क्या बनेगा, गरीब आदमी कित्थों खाएगा रोटी? बस ये तो पॉलिसीज का फुकदान है। अल्लाह का शुक्र है इस तरह बम्पर क्रॉप हुई इस साल है, लेकिन बदकिस्मती से फ्लोर मिलों को खरीदारी से बाहर रखा गया। और उस वक्त जब हम खरीदारी कर रहे थे उस वक्त 5500 से लेकर 6000 रुपए तक गंदम का आटा लोगों ने खाया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर इस वक्त अब 4000 और 4200 4500 के लगभग रेट, 4500 के लगभग चल रहा था। अब जबकि सेक्रेटरी फूड ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया कि होल्डर जो हम इंडस्ट्री खरीदारी नहीं कर सकी थी, तकरीबन 1 करोड़ बोरी पिछले सालों की बजाय इस साल इंडस्ट्री ने कम गंदम खरीदी थी, वो होल्डर्स के पास चली गई थी। सेक्रेटरी फूड साहब ने एक क्रैकडाउन का ऐलान किया। बड़ी खुशाइंद बात है कि हम वो जो होल्डर्स के पास गंदम है वो निकलवाएंगे और उसको कंट्रोल रेट पर मुस्तकीम के आटा दिलवाएंगे। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे ये कामयाब हो जाए। लेकिन होगा क्या? होगा ये कि फ्लोर मिलों की ही गंदम इन्होंने पकड़कर परचेज की और 45 लाख टन का टारगेट भी पूरा ना कर सके 3 माह की लंबी खरीदारी करने के बावजूद। अब महकमा खुराक ने जो गंदम पकड़नी है वो जो मिलों को आ रही है, ट्रकों पे लोड है, वही पकड़ के कार्रवाई डाल लेनी है। जो गोदामों में होल्ड की हुई गंदम है वो अगर निकलवा सके तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और जिससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि रेट भी कंट्रोल हो जाएंगे। ये तो इसमें थोड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है जी। जब अब गवर्नमेंट ये कहती है कि बम्पर क्रॉप है, 2 करोड़ 80 लाख टन गंदम मौजूद है। अब ये बताएं कि जो पाकिस्तान ये पंजाब का महकमा खुराक है उसने तो 40 लाख टन खरीदी है। अगर पंजाब ही की बात कर ले, 40 लाख टन आप निकाल रहे तो पंजाब की गंदम तो तकरीबन 60-70% बनती है जहाँ पे जो पैदा होती है। बाकी किधर है भाई? वो एक्सपोर्ट भी तो करते हैं आप। नहीं, कोई एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करते हैं। नहीं कोई भी नहीं एक्सपोर्ट की ना। मैं कह रहा हूँ कि इस दफा हो नहीं सकती। आपके हमसाया ममालिक में 3000 से ऊपर गंदम नहीं है, उसको अगर पाकिस्तान के अंदर लाए तो 3500 रुपये पड़ती है। मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत को ऐलान कर देना चाहिए, निजी सेक्टर को कह देना चाहिए कि आप भी थोड़ी सी मंगवा लें, कोई 10 लाख टन मंगवा लें, इंपोर्ट कर लें। और जिस दिन ये ऐलान हो जाए और इनको इजाजत मिल जाए, मैं कहता हूँ गंदम अगर 3500 पे ना आए तो मुझे अच्छा मैं ताब ना करना, मैं साफा छोड़ दूंगा। बिल्कुल ठीक बात है। मकसद कहने की ये सारे मिले हुए हैं, ये कहते हैं अल्लाह के फजल से, इनके ऊपर भी अल्लाह का फजल है,
उन अफसरों के ऊपर भी अल्लाह का फजल है, जो सारा करे, लेकिन फजल नहीं है तो गरीब के ऊपर गरीब भी है आदमी यार। ऊपर अल्लाह का फजल वो है। किधर जाए, हम वो पे- किस अल्लाह को याद करे? वो तो यही कहेगा अल्लाह मियाँ थले आ इन्हों नु ते पटा पा। हाँ। फिर मतलब फिर ये इनकी ये नहीं सुनी जाती, फिर कहते हैं हमारे पास ऊपर अजाब क्यों आते हैं? हाँ, ठीक। जब आप उसकी अल्लाह की मखलूक को तंग करेंगे हाँ। तो फिर आपके ऊपर बीमारियां आएंगी, आपके ऊपर हर तरह के सियासी अदाब आएंगे, आपके ऊपर सलाब आएंगे, आपके ऊपर जल्जले आएंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अभी भी आप बाज आ जाए, अल्लाह की मखलूक को तंग ना करे, जो हकदार है उसका हक ना मारे, जो गरीब है उसको उसका हक दे, लेकिन कोई भी नहीं सोचता। हुकूमत नारे मारती है, सन्नतकार भी नारे मारते सहार भी हैं, आप हम भी अगले गरीब के दिन कह लिए रहे थे फलां मेरे के शो लिए, कुछ नहीं में, होता। मेरे शो में आप अगले दिन कह रहे थे जी कि हमें इंपोर्ट करने की इजाजत दीजिए, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट हुई है आप लोगों की? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था, मैं पिछले अफगानिस्तान के दोस्तों से बात हो रही थी। यकीन करें, हमारा जो हम 2800 रुपए 20 किलो वाला थैला इस वक्त सेल कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये और ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर सेक्रेटरी साहब का जो क्रैक डाउन है, अगर वो नाकाम हो गया तो ये प्राइसेस 5000 रुपया क्रॉस कर जाएंगी। और उधर यकीन करें कि वो 2000 रुपया, सिर्फ 2000 रुपया 20 किलो का थैला है अफगानिस्तान में, और हम जो है वो 3000 को टच कर रहे हैं, बम्पर क्रॉप और एग्रीकल्चरल मुल्क होने के बावजूद। इसका वाहिद हल वही है, जैसे महताब भाई बात कर रहे हैं कि हमें इंपोर्ट की इजाजत दी जाए। बेशक हमें री एक्सपोर्ट भी हम कर लें, लेकिन ये होल्डर से गंदम किस तरह निकलवाई जा सकती है? ट्रकों पर से गाड़ियां पकड़ लेनी जो मिलों पे आ रही हैं, वो तो अल्लाह माला, वो जैसे सीजन में 6000 रुपए पे गंदम चली जाएगी गई थी, तो अब भी 5000 क्रॉस कर जाएगी। गंदम गोदामों से निकलवाने की जरूरत है, जो गोदामों में पड़ी हुई है, गोदामों में छुपी हुई है, उसको बाहर निकलवाने की जरूरत है। तो हम अभी वो उस पर कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुई। 19 लाख टन का इंपोर्ट का कुछ सुन रहे हैं कि 10 लाख टन गवर्नमेंट और 9 लाख टन प्राइवेट सेक्टर। अगर इस तरह की कोई डेवलपमेंट आती है तो हम तो ये बता रहे हैं कि हमें इंपोर्ट के साथ साथ री एक्सपोर्ट भी करने की इजाजत दी जाए, ताकि कोई डॉलर जो हम कंज्यूम करेंगे उससे ज्यादा हम मुल्क में वापस ले आए, और उससे जो है हमारा जीडीपी बेहतर हो जाएगा और इंडस्ट्री चलेगी, और आपका जो है लेबर जो है उनको लेबर को काम भी मिलेगा। तो अभी तक उसमें कोई खास डेवलपमेंट सामने नहीं आई। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो ऐसा सीरियस ही नहीं है आम बंदे को रिलीफ देने के लिए। दे आर नॉट सीरियस, बस ठीक है चल रहा है, जब महंगा उनको हो रहा है रिलीफ मिल रहा तो हो, हटा देखिए, जब मुलाजिम के पास पड़ी हुई है, अगर वो उसको रिलीज की तरफ जाते हैं और मुनासिब रेट रखते हैं तो जाहिर सस्ता आटा मिल सकता है। लेकिन अगर पॉलिसियों का फुकदान रहा और प्राइसें दिन ब दिन ऊपर जाती रही, जैसे होल्डर्स अपना 5000, 5500 और 6000 का जेन बना के बैठे हुए हैं, अगर ये ऐसे ही हुआ तो फिर तो लोगों को महंगा आटा ही खाना पड़ेगा। मकसद कहने का, जब जिस बंदे को रिलीफ मिल रहा हो, सरकार को मिल रहा हो रिलीफ, सियासतदानों को रिलीफ मिल रहा हो, वो क्यों मुझे क्या जरूरत है? वो तो जिन गाड़ियों में बैठ के जाते हैं शीशे में, तो हम उनको कीड़े मकोड़े नजर नहीं आते भाई, कीड़े मकोड़े नजर आते हैं, नजर नहीं आते। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब मेरी गाड़ी के अंदर एसी बेहतरीन होगा, मैं सूट पहना होगा, एसी काम कर रहा होगा, तो मैं बाहर जब ऐसे पसीना साफ करने वाले को देखूंगा, सूट नहीं पाना मैं वही ना, तुसी नहीं पाना नहीं, मैं जब वो किसी गरीब को ऐसे सड़क पे पसीना साफ कर देखो, कहेगा यार बेवकूफ आदमी है, अंदर तो मौसम चंगा भला है, इतनी ठंड है, ये बार की करता पे है, ये पसीना साफ कर रहे हैं तो ड्रामे कर रहे हैं। ठीक है। मकसद कहने का ये है कि जब तक आप वसाइल का असल जो हकदार है उनकी तरफ नहीं मोड़ेंगे, और हर आने वाला जो है इन ब्यूरोक्रेसी से, मुंह और अफसरी से डरेगा। कमजोर जो आदमी होते हैं, खासतौर पर जैसे बुजदार आया तो उसने तो अखीर ही कर दी 150% तरह यार एग्जेक्टिव अलाउंस, और नीचे जो रो रहे हैं उनकी पेंशन 5% कर दी है, उनकी जो बड़ी हुई थी थोड़ी बहुत रिलीफ उसको कट लगा दिया है, तो उनको क्यों नहीं कट लगाया भाई? नहीं, वो आज आप सरकार का घर ना कि एक दफा धरना खत्म करा लिया, उसके बाद नोटिफिकेशन में जाके फिर वही कर दिया, जो वही कर दिया, और वो कल से फिर शुरू हो जाएंगे वो सरकारी मुलाजम, 4 दिन 10 दिन वो बेचारे फिर रोएंगे, उतनी देर में ऊपर से गवर्नमेंट चली जाएगी। हाँ, वो कुछ नहीं, वही ना, गवर्नमेंट ऊपर से चली जाएगी और निगरान सेटअप आ जाएगा, तो कोई कुछ भी नहीं कर पहले निगरान है भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ निगरान, ऊपर निगरान, इधर निगरान, उधर निगरान, यानी कि ये जो मैंने देखे, ये जो बजट है ना पंजाब के हवाले से जो बना है, मैं इसको कहता हूँ ये केयर टेकर का बजट नहीं था, ये अंडरटेकर का बजट है। उन्होंने तो भी पटके मारे हैं उसको, गरीब को उठा उठा के नहीं छोड़ा, उन्होंने वो डर्टी वर्क करवा लिया ना, करवा लिया ना इनसे, जैसे भी किया। तो ये मेरा मतलब केयर टेकर क्या है? अंडरटेकर है ये। तो आप रेसलर को देखते नहीं, अंडरटेकर क्या करता था? वो हालत को उठा उठा के पटकता नहीं था। अभी तो ये किया नहीं इन्होंने, अभी ये केयर टेकर थे जब फेडरल गवर्नमेंट साथ चल रही थी, तो नीचे केयर टेकर, इमेजिन जब ऊपर भी केयर टेकर सेटअप और नीचे भी केयर टेकर सेटअप और सडना की करन गया। इसलिए आप खुद ही सोच ले, ये गरीब बेचारा जो है ना, शायद इसी तरह से हालात लिखे हुए 75 साल से,
और आने वाले, मेरी तो दुआ है कि जल्दी ये अल्लाह करे ठीक कि हो जल्दी हो जाए। सके। पता नहीं कितने साल और लगेंगे जब तक ये सिस्टम सही नहीं होगा, जब ब्यूरोक्रेसी जो नौकरशाही जिसे कहते हैं हम, नौकरशाही नहीं है, यानी कि वो आवाम के खादम नौकर है, लेकिन वो अफसर है भाई, हम नौकर हैं। अफसर हम नौकर हैं। हम हमारी जरूरत नहीं है, मैं रिपोर्टर होने के बावजूद सेक्रेटरिएट के अंदर नहीं घुस सकता, दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। तो गरीब कैसे जा सकता है, अपनी फरियाद कहाँ लेके जाएगा? नाज़रीन, हमारा रोना उनकी रैशगाहें जारी देखें, किले रहेगा, बने हुए हैं, हमारी किले। आओ-बकात जारी रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको सुनता कौन है, इसके ऊपर अमल कौन करता है। क्योंकि मुझे वाकई में वाकई लगता है कि हमारी जो सारी आओ बका, हमारी गुजारिशात, हमारे चीखना चिल्लाना भी अहले इक़्तिदार के कानों के ऊपर नहीं जूं रिंगती। क्या करें, दैट्स हाउ इट इज़। हम अपना काम करते रहेंगे, आप लोगों के प्रॉब्लम्स अरबाब इख्तियार तक पहुँचाते रहेंगे, इंतज़ार करेंगे कि कभी ना कभी तो पाकिस्तानियों का मुकद्दर भी, पाकिस्तानियों की तकदीर भी जागेगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।